हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। और दिस इज अनुज, आप देख रहे हो लेमन लो लीगल अवेयरनेस की ये। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कलंदरा का नोटिस। जो कलंदरा का नोटिस है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें इसको डिस्कस करने से पहले सबसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो सेक्शन इन्वॉल्व होंगे आपके सीआरपीसी के वो होंगे 107, 150 और 151, मतलब 107, 150 और 151। तो देखते हैं कलंदरा का नोटिस क्या होता है, क्योंकि जनरली में पता नहीं होता कि कलंदरा का नोटिस होता क्या है और इसके क्या लीगल इम्प्लीकेशन होंगे, क्या जॉब पे कोई अफेक्ट पड़ेगा ना पड़ेगा, तो वो देखते हैं। पुलिस का सबसे बड़ा काम हमारे समाज में शांति व कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखना है। हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा समाज की शांति को भंग करने की कोशिश की जाती है तो रोकने के लिए पुलिस द्वारा एक कलंदरा का नोटिस काटा जाता है। पुलिस के द्वारा एक कलंदरा का नोटिस काटा जाता है। उदाहरण के लिए जब कोई सार्वजनिक स्थान पर, मतलब एक पब्लिक पैलेस पर अगर कोई हुड़दंग करता है, या मान लो कि दो पड़ोसियों के बीच में कोई किसी बात पर कोई कहासुनी हो जाती है, या परिवार के सदस्यों के बीच में ही कोई झगड़ा हो जाता है, तो अक्सर पुलिस द्वारा कलंदरा का नोटिस काटा जाता है, पुलिस के द्वारा काटा जाता है। यह प्रक्रिया इतनी आम होने के बावजूद भी लोगों में कानून की दृष्टि से इसके बारे में जानकारी का काफ़ी अभाव होता है। आइए जानें कलंदरे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण कानूनी बातें जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 3 सेक्शन आपके सीआरपीसी के इन्वॉल्व हो रहे हैं। सीआरपीसी की धारा 107, 150 और 151। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि धारा 107 सीआरपीसी क्या कर रही है। धारा 107 सीआरपीसी की जो डिस्कस करती है वो डिस्कस कर रही है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेज। तो ये हम देखते हैं कि इसमें अगर मानो कि अगर किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह जानकारी मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति शांति भंग करता है, शांति भंग कर सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है, अपराध कमिट हुआ नहीं, अपराध कमिट होने से पहले पॉसिबिलिटी लग रही है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, या सार्वजनिक शांति को नुकसान पहुंचा सकता है और उसकी राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह ऐसे व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस या शो कॉज नोटिस जारी करता है कि उसे, और उस शो कॉज नोटिस में उसे कहा जाता है कि उसे 1 साल तक की अवधि के लिए, किसी भी अवधि के लिए, 1 साल तक की किसी भी अवधि के लिए, चाहे 1 साल मैक्सिमम इसमें लिमिट रखी गई है, लेकिन 1 साल में 6 महीने भी रख सकते हैं वो लोग, वो उसमें मजिस्ट्रेट पर डिपेंड करता है वो। तो 1 साल तक की किसी भी अवधि के लिए, जैसा कि मजिस्ट्रेट को ठीक लगे, शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का आदेश क्यों न दिया जाए, उसको शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है कि आपको 1 साल तक की किसी भी अवधि के लिए, जैसा कि मजिस्ट्रेट को ठीक लगे, शांति बनाए रखने के लिए एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का आदेश, जो ऑर्डर होता है, वो क्यों ना आपको दिया जाए। ऐसे इसकी सेकंड सबसेक्शन 107 का सबसेक्शन सेकंड कह रहा है, वो ये कह रहा है कि यह मुकदमा उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष चलता है जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसी अशांति होने की आशंका होती है। मतलब ऐसी, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो लोकल ज्यूरिडिक्शन है उसके अंतर्गत, मतलब जहाँ पे उसको क्षेत्राधिकार में ऐसी अशांति होने की आशंका होती है, मतलब अप्रीहेंशन होता है, या फिर उसके क्षेत्राधिकार में ऐसी शांति फैलाने वाला व्यक्ति मौजूद है, या तो उसके लोकल ज्यूरिडिक्शन में, मतलब उस मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लोकल ज्यूरिडिक्शन में अशांति होने की आशंका, अप्रीहेंशन है, या फिर उस क्षेत्राधिकार में, उस ज्यूरिडिक्शन में ऐसी अशांति फैलाने वाला व्यक्ति वहाँ पे प्रेजेंट है। तो 2 कंडीशन हो गई। अब इसके बाद में हम समझते हैं आपका सीआरपीसी की धारा 150। तो 150 में आते हैं। तो सीआरपीसी की धारा 150 क्या कह रही है। सीआरपीसी की धारा 150 बात करती है इन्फॉर्मेशन ऑफ ए डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंसेज। तो ये क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है ना कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस किए जाने की आशंका की जानकारी होती है, उसकी कॉग्निजेबल ऑफेंस के किए जाने का अप्रीहेंशन होता है या उसकी आशंका होती है, तो वह ऐसी जानकारी को उस अधिकारी को देगा जिसका वह सबऑर्डिनेट है, मतलब वो जिसके अंडर वो काम कर रहा है, उस अधिकारी को वो जानकारी उसको दे देगा, या किसी ऐसे अधिकारी को वो देगा जो ऐसे अपराध का निवारण कर सकता है या संज्ञान ले सकता है, या फिर ऐसे ऑफिसर को देगा जो उस अपराध, जो ऑफेंस है, उसका निवारण कर सकता है या उसका संज्ञान ले सकता है। एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए डिजाइन, एक डिजाइन को परिकल्पना बोलते हैं। अगर परिकल्पना की इत्तला प्राप्त की जाती है तो टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सेल कम्युनिकेट सच इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर टू हुम ही इज सबऑर्डिनेट
एंड टू एनी अदर ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज टू प्रिवेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द कमीशन ऑफ एनी सच ऑफेंस। तो वही जो मैंने बात इसमें बताई आपको कि जो पुलिस अधिकारी होता है, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किए जाने की आशंका होती है, होता नहीं है अपराध, उसकी आशंका हो रही है, उसकी अप्रेंशन हो रही है, मतलब वो क्राइम होने से पहले की सिचुएशन डील कर रहा है यहाँ पे, तो ऐसी जानकारी को उस अधिकारी को देगा जिसका वह सबऑर्डिनेट है। मतलब सबऑर्डिनेट का मतलब ये होता है जिसके नीचे वो काम कर रहा है, तो काम कर रहा है तो अपने से ऊपर वाले अधिकारी को देगा, या फिर ऐसे अधिकारी को देगा जो उस अपराध का निवारण कर सकता है या उसका संज्ञान ले सकता है। अब इसके बाद में हम डील करते हैं सेक्शन आपका 151 सीआरपीसी की धारा 151। वो क्या कह रही है, वो पुलिस की बड़ी शक्ति होती है ना। इसको पुलिस की बड़ी शक्ति भी अपन लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि पुलिस की बड़ी शक्ति, लेमन के टर्म में कह सकते हैं कि पुलिस की बड़ी शक्ति होती है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि देखो पुलिस किसी भी व्यक्ति को, कोई भी पर्सन पुलिस, तो पुलिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस बगैर वारंट मजिस्ट्रेट के विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट वो अरेस्ट नहीं कर सकती है। ये मैंने पिछले जो वीडियो में डिस्कस किया था जब हम कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल को डिफरेंस कर रहे थे। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस किसी भी बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है, लेकिन पुलिस को संज्ञेय अपराध अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें बिना किसी वारंट के सीधे गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त है। पुलिस के पास पावर होती है कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो वो उस व्यक्ति को बिना किसी मजिस्ट्रेट विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट वो पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, मतलब कैन अरेस्ट द एक्यूज्ड। तो ये पुलिस के पास पावर होती है। इसके बाद में ये कह रहा है सेक्शन आपका 151 धारा 151 कह रही है कि धारा 151 के अंतर्गत पुलिस को यह शक्ति प्राप्त है कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तारी कर सकती है। अगर या तो क्राइम कमिट करता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है, उसको गिरफ्तार कर सकता है, या फिर अगर संदेह, सिर्फ संदेह हो जाता है, या मतलब ऐसे समझो कि इसको नोइंग ऑफ ए डिजाइन, अगर उसके डिजाइन का पता चल जाता है तो उसमें भी वो उसको अरेस्ट कर सकती है, उसको उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, भले ही उसने कोई अपराध नहीं किया हो, चाहे उसने कोई अपराध किया ही नहीं हो, लेकिन अगर पुलिस को ये उसको इन्फॉर्मेशन हो जाती है या नोइंग ऑफ ए डिजाइन, वो उस डिजाइन का पता चल जाता है, या सिर्फ संदेह के आधार पर पुलिस को संदेह होता है कि यार ये व्यक्ति क्राइम कमिट कर सकता है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अगर पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह व्यक्ति कोई ना कोई संज्ञेय अपराध जरूर कर देगा, और पुलिस अधिकारी को यह भी लगता है कि अगर इस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करते हैं तो ये व्यक्ति कोई ना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देगा, मतलब उसने अपराध किया नहीं, अपराध से पहले की बातें हो रही हैं यहाँ पे। इस धारा के तहत गिरफ्तार किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत यानी पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है, मतलब उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है 24 घंटे के अंदर। पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को धारा 151 के अंतर्गत गिरफ्तार करती है तब उसे आमतौर पर एसडीएम कोर्ट के समक्ष ही पेश करती है। मतलब जनरली हमारे जो होता है कि अगर पुलिस को 151 के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो आमतौर पर उसने जो एसडीएम की कोर्ट होती है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट होती है, उसमें पेश करती है उसको। तो ये हो गया। अब एक बार मैं आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज बता देता हूँ। अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, ए पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ ए डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस मे अरेस्ट विदाउट ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट, यानी बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और बिना वारंट के वो उस पर्सन को मे अरेस्ट द पर्सन सो डिजाइनिंग, जो पर्सन ऐसा डिजाइनिंग कर रहा है उसको अरेस्ट कर सकता है। इफ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर दैट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस कैन नॉट बी अदरवाइज प्रिवेंटेड, कि अगर इस व्यक्ति को मतलब अरेस्ट नहीं किया गया तो ये ऑफेंस कर सकता है। वही जो मैंने बात अभी आपको बताई। सेकंड, इसका सबसेक्शन सेकंड कह रहा है कि नो पर्सन अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट unless his further detention is required or authorized under any other provision of this code or of any other law for the timing and force। तो वही बात है कि पुलिस अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में ले रही है, पुलिस कस्टडी में ले रही है, तो उसको 24 घंटे से ज़्यादा समय तक वो अपनी हिरासत में नहीं रख सकती, उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। तो ये हो गया। अब इसके यहाँ तक हम समझे कि कलंदरे होते हैं, 2 प्रकार के कलंदरे हो गए आपके। 2 प्रकार के कलंदरे हो गए। एक कलंदरा होता है आपका 107 और प्लस 150,
मतलब सेक्शन 107 प्लस 150 सीआरपीसी का, और दूसरा जो कलंदरा हो गया वो हो गया 107 प्लस 151 सीआरपीसी का। अब 107 और 150 सीआरपीसी में इसमें क्या होता है, इसमें आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। मतलब 150 में हमने समझा कि इन्फॉर्मेशन ऑफ ए डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने की इन्फॉर्मेशन लगी है, मतलब तो उसमें पुलिस ऑफिसर क्या होता है कि वो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती उस व्यक्ति को, उसमें सिर्फ क्या होता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें आरोपी व्यक्ति को सिर्फ नोटिस भेजा जाता है और कोर्ट बुलाया जाता है, कोर्ट बुलाया जाता है जहां पर केस चलता है फिर आगे। दूसरा जो कलंदरा होता है वो होता है 107 और 151 सीआरपीसी का। इसमें आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पेश किया जाता है, फिर वहां पर उसको केस चलता है। तो दोनों केस तो दोनों में चल रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि जो पहला वाला जो कलंदरा होता है जो 107 प्लस 151 का है, उसमें पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती है, उसमें नोटिस भेजा जाता है, नोटिस भेजने के बाद में वो व्यक्ति वहाँ पर अपीयर होता है और फिर वहाँ पे कोर्ट में केस चलता है। दूसरा जो तो कलंदरा होता है 107 151 का, उसमें आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 24 घंटे के भीतर उसको जो आपका एसडीएम होता है वहाँ पे पेश किया जाता है और जहाँ पे वो केस चलता है। अब ये कहाँ चलते हैं ये केस, अब अगला क्वेश्चन है इसमें कि ये केस जो कलंदरे के जो केस हैं वो चलते कहाँ पे हैं। तो जनरली मैं आपको बताऊं इसमें कि ये केस होता है जो जनरली जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है कि सामने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने चलते हैं, न कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। तो ये जो कलंदरे के जो केस हैं जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने नहीं चलते, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने चलते हैं। और सामान्य तौर पर देखें तो ये केस एसडीएम कोर्ट में चलते हैं, मतलब जो एसडीएम की कोर्ट होती है वहाँ पे चलते हैं। अगर दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली में ये जो मुकदमे होते हैं जनरली आपके चलते हैं स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ चलते हैं, जो संबंधित क्षेत्र के एसीपी होते हैं। दिल्ली में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये केस जनरली चलते हैं। अब इनमें जमानत कैसे मिलती है, ये जो कलंदरे का जो केस चल रहा है इसमें जमानत कैसे मिलेगी। तो पहला एक हम देखते हैं, पहला जो कलंदरा है उसमें धारा 107 और 150 सीआरपीसी में व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, लेकिन उसको नोटिस भेजा जाता है। अब नोटिस में तारीख और समय दिया होता है और उस व्यक्ति को नोटिस में दी गई तारीख व समय पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होकर जमानत लेनी पड़ती है। और जो दूसरा कलंदरा होता है वो होता है धारा 107 151 का, जिसमें सीआरपीसी की धारा 107 और 151 का, जिसमें व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाता है जहां उसको जमानत लेनी पड़ती है। तो ये होगा, दोनों में जाके उसको जमानत लेनी पड़ती है, लेकिन जो पहला वाला कलंदरा होता है उसमें डेट और तारीख मेंशन होता है नोटिस में, और उस व्यक्ति को उस डेट और तारीख को उस कोर्ट के समक्ष पेश होना पड़ता है। तो इस तरीके का हो गया। दूसरा इसमें हम देखते हैं कि कलंदरे के तहत कोर्ट द्वारा पेश होने पर जो नोटिस जारी किए जाते हैं उसमें जमानत राशि भी लिखी हुई होती है। मतलब ये जो जमानत की जो अमाउंट होती है, जो बेल अमाउंट हो गई, बेल अमाउंट राशि भी लिखी हुई होती है। इसके अलावा जो गिरफ्तार करके जब कोर्ट में पेश करते हैं, या फिर जो दूसरे टाइप का जो कलंदरा होता है उसमें व्यक्ति को गिरफ्तार करके जब कोर्ट में पेश किया जाता है तब भी जमानत राशि उसको बताई जाती है। पहला वाला कलंदर में तो नोटिस में ही जमानत राशि लिखी होती है, और जब हम उसको कोर्ट के और दूसरे वाला कैलेंडर में जब उसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जाता है तो वहां पे उसको जमानत की राशि बताई जाती है। अब इसमें आपको ध्यान देने की बात यह है कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जमानत राशि कोर्ट में जमा करनी है, समझ रहे हो। मतलब इसमें आपको जमानत राशि कोर्ट में जमा नहीं करनी है, इसका मतलब बस इतना सा है कि आपको इस राशि का एक पर्सनल बॉन्ड होता है वो देना होता है, और साथ ही जमानत के लिए कोर्ट में एक जमानती भी पेश करना होता है। जमानती को भी एक बॉन्ड भरना होता है और जमानत राशि के बराबर या उससे अधिक मूल्य की कोई सिक्योरिटी जमा करनी होती है। अब देखिए इसमें जो व्यक्ति होता है, जो अक्यूज तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो मतलब जिस व्यक्ति को मतलब नोटिस दिया गया है या जो कोर्ट में जिसका केस चल रहा है, तो उस व्यक्ति को एक पर्सनल बॉन्ड देना होता है। राशि नहीं देनी होती, बॉन्ड की राशि आपको नहीं देनी होती कोर्ट में, सिर्फ आपको पर्सनल बॉन्ड भरना होता है। और बॉन्ड के साथ ही जमानत के लिए कोर्ट में एक जमानती पेश करना, एक व्यक्ति को एक जमानती को वहाँ पे पेश करना होता है। जमानती को भी एक बॉन्ड भरना होता है। जो व्यक्ति जो आपने जमानती पेश किया है कोर्ट में, उस व्यक्ति को भी आपको क्या होता है, एक बॉन्ड भरना होता है, और उस बॉन्ड में जमानत राशि के बराबर या उससे अधिक मूल्य की कोई सिक्योरिटी जमा करनी होती है। अब सिक्योरिटी के रूप में जनरली क्या जमा किया जाता है वो मैं बताता हूँ आपको।
सिक्योरिटी के लिए जनरली एक जमानती अपने किसी वाहन की आरसी, जो आरसी होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके जो वाहन व्हीकल हो गए उसका, वो जमा कर देते हैं, या किसी प्रॉपर्टी के कागजात जमा कर देते हैं, या अपने कोई एफडी जमा करता है, जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो भी वहाँ पे जमा कर देता है। जमानती को अपने साथ अपना पासपोर्ट फ़ोटो और एक पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड आपको लेकर जाना होता है। जो जमानती जाएगा उसके साथ अपने साथ वो एक पासपोर्ट फ़ोटो और इसके साथ में आपको एक पहचान पत्र, आधार कार्ड वगैरह या वोटर कार्ड आईडी, वो भी साथ में ले जानी होती है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, यानी कि समय सीमा, टाइम लिमिट आपकी क्या होती है इन केसों की। तो ये जो केस होता है ना, आमतौर पर 6 महीने के लिए चलते हैं, 6 महीने के लिए चलते हैं, जिसके बाद बॉन्ड लेके ये केस बंद कर दिया जाता है। जैसे आपने बॉन्ड लिया फिर ये इन केसों को क्लोज कर दिया जाता है। इस दौरान आरोपी व्यक्ति को कुछ बार तारीख पर पेश होना होता है, मतलब जो तारीख होती है वहाँ पे कोर्ट में पेश होना होता है। वैसे कानून के हिसाब से कोर्ट इन मामलों को अपने पास अधिकतम 1 साल के लिए 1 साल तक की ड्यूरेशन के लिए रख सकता है, लेकिन हमने आमतौर पर कभी नहीं देखा कि इन मुकदमों में कभी किसी को कोई सज़ा की गई हो। जनरली ये होता है कि ये जो केसेस चलते हैं इनमें जनरली सज़ा नहीं होती है। जनरली ये होता है पर्सनल बॉन्ड लिया जाता है और आपका बॉन्ड लेके उस पर्सन को रिलीज कर दिया, मतलब छोड़ दिया जाता है, या फिर उस केस को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया जाता है। अच्छा, पर्सनल बॉन्ड लेते क्यों हैं? पर्सनल बॉन्ड इसलिए लेते हैं ताकि अगर मान लो फ्यूचर में ऐसी दोबारा वो रिपीट करता है तो उस पर्सनल बॉन्ड को वो क्या कर लें, जब्त कर लेते हैं। तो ये हो गया आपकी इसकी समय सीमा। आपका इसमें मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होती है वो 1 साल जो आपकी कोड में दी गई है, सेक्शन आपका 107 कह रहा है कि जो इसमें जो बात की गई है वो आपका 1 साल की बात कर रहा है इसमें, कि मैक्सिमम 1 साल तक, हाँ, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा समय तक आप इन केसों को नहीं चला सकते, लेकिन जनरली 6 महीने में क्लोज कर देते हैं ये एसटीएम कोर्ट के सामने। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये आता है कि सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ेगा इन कलंदरों का। अगर ऐसे कलंदरे जारी कर दिए जाते हैं किसी व्यक्ति को या किसी स्टूडेंट को या कोई मतलब जो सरकारी नौकरी में है उसको, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो हम देखते हैं। जनरली लोगों में यह काफ़ी भ्रम है कि धारा 107, 150 और 151 का कलंदरा दर्ज होने के बाद उनकी सरकारी नौकरी चली जाएगी। लोगों में यह भी भ्रम है कि ऐसा कलंदरा दर्ज होने के बाद सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता या एप्लीकेशन नहीं कर सकते। ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। एक्चुअली होता यह है कि मतलब जो कलंदरा होता है वो अपने आप में कोई अपराध नहीं है। कलंदरा जो जारी किया जाता है वो अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है, बल्कि अपराध को रोकने की पूर्व प्रक्रिया है। मतलब अपराध हुआ नहीं है, अपराध हुआ नहीं, लेकिन अपराध से पहले की अप्रीहेंशन है या डिजाइन है, वो इन्फॉर्मेशन ऑफ ए डिजाइन, तो वो पुलिस को लग जाती है, तो उसको अपराध हो उससे पहले ही रोक दें, तो उससे रोकने की पूर्व प्रक्रिया है। ये बॉन्ड किसी भी अपराध को रोकने के बाद भरवाए जाते हैं। ये बॉन्ड होता है जो किसी अपराध को रोकने के बाद भरवाए जाते हैं, ना कि किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने के बाद। मतलब इसमें ये वही होता है कि मतलब जो ऑफेंस करने के बाद में नहीं भरवाए जाते, ऑफेंस करने के पहले ये बॉन्ड भरवाए जाते हैं कि अगर आगे ऑफेंस होता है तो उस बॉन्ड को वो जब्त कर लेते हैं और फिर आगे केस चलता है। इसलिए इस प्रकार के कलंदरों का सरकारी नौकरी पर कोई असर नहीं होता है जब तक कि कोई एफआईआर दर्ज ना हो जाए। जब तक कि आपकी एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं कर देती है तब तक इन सरकारी कलंदरों का ये जो कलंदरे होते हैं इनका सरकारी नौकरी पर कोई असर नहीं होता है। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते वक्त भी ऐसे कलंदरों का रिकॉर्ड देना जरूरी नहीं होता है जब तक कि स्पेशल तौर पर ना पूछा जाए। जब तक कि आपसे स्पेशली मेंशन करके ना पूछा जाए तब तक अगर आप कोई सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी भर रहे हो तो वहाँ पे आपको इन कलंदरों की डिटेल्स देना ज़रूरी नहीं होता और ये ऑप्शनल है बिल्कुल। तो इस तरीके से आज हमने डील किया कलंदरे के बारे में कि कलंदरा होता क्या है, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, इसका सरकारी नौकरी पर इफेक्ट क्या होता है, इससे रिलेवेंट लीगल प्रोविज़न या कानूनी जानकारी क्या होती है, एक आम आदमी की भाषा में और एक लेमैन की भाषा में मैंने आपको समझाया। तो देखते रहिए लेमन लो और थैंक यू वेरी मच।